हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में जो है अच्छी तरीके से जुटे होंगे। तो जो हमारा फास्ट रिवीजन का जो सीरीज चल रहा था उसमें अभी तक हमने जो है सो 3 टॉपिक को कवर किया हुआ है। अब ये जो है आज का जो सीरीज है वो 4th डे वाला सीरीज है। ठीक है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम हो गया, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, उससे रिलेटेड जो भी बिहार से रिलेटेड जो एग्जाम होगा या एसएससी वगैरह होगा उससे जो है सो रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जो हम रिवीजन करवाएंगे और बहुत ही फास्ट रिवीजन करवाएंगे। किसका करवाएंगे दोस्तों? तो ये जो हम हिस्ट्री का रिवीजन करवाने वाले हैं। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो किसका चल रहा है? हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज चल रहा है। चलिए तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो क्या है? मौर्य प्रांत एवं उसकी राजधानी। तो मौर्य प्रांत से थोड़ा सा हमको याद आ जाता है कि मौर्य प्रांत सबसे पहले जो अगर बात किया जाए तो दोस्तों, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश का अगर बात किया जाए, मौर्य वंश का बात किया जाए तो संस्थापक कौन हुए? इसके संस्थापक कौन हुए? तो ये जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे। कौन हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए, मौर्य प्रांत हो गया और उसी में जो मौर्य वंश, मौर्य जो प्रांत था, अलग अलग प्रांत था और उसकी राजधानी से रिलेटेड हम जो है सो इसमें बात करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये इस तरीका से पूछा जाता है कि मौर्य प्रांत उत्तरापथ की जो राजधानी कहां हुआ करती थी, दक्षिणापथ की राजधानी कहां हुआ करती थी, कलिंग की राजधानी कहां हुआ करती थी, ठीक है, और जो अवंती की राजधानी कहां हुआ करती थी। तो इसमें हम बात करते हैं उत्तरापथ का। जैसे नाम से ही क्लियर आ रहा है आपको, उत्तरापथ तो यानी उत्तर में ही होगा। उत्तरापथ क्या है? उत्तर में ही होगा। और इसका राजधानी कहां है? तक्षशिला है। तक्षशिला का बात किया जाए तो यह पाकिस्तान में है। और तक्षशिला यानी अगर बात किया जाए वर्ल्ड का सबसे पुराना जो ये यूनिवर्सिटी का बात किया जाए, विश्वविद्यालय का बात किया जाए तो सबसे कौन है? ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी ही है। आगे बात करेंगे अवंती राष्ट्र के बारे में। तो अवंती कहां है? अवंती की राजधानी कहां है? उज्जैनी है। उज्जैनी है। अब ये मतलब ये जो उस समय जो है सो इसको उज्जैनी बोला था, लेकिन वर्तमान में कहां? उज्जैन है। उज्जैन का अगर बात किया जाए दोस्तों तो उज्जैन में जो है सो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ था? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो बसा हुआ है दोस्तों वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। चलिए आगे देखते हैं कलिंग। कलिंग की राजधानी जो कौन सी हुई? कलिंग की राजधानी जो है सो तोसली हुई। कहां? कलिंग की राजधानी तोसली। और कलिंग का बात किया जाए दोस्तों तो ये कहां है? ओडिशा में है। कलिंग कहां है? ओडिशा में है। अगर बात करें अवंती राष्ट्र कहां है? एमपी में है। अगर हम इसको जो है सो लोकेशन से अगर हिसाब से याद रख सकते हैं तो राजधानी ऑटो में याद हो जाएगा हमें। बात कर रहा है अगर दक्षिणापथ का, तो दक्षिणापथ की राजधानी कहां हुआ? दक्षिणापथ की राजधानी जो है सो स्वर्णगिरी हुई। ये जो दोस्तों हमने अभी बात किया था, कवर किया हुआ था, ये था मेरा क्या था? ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड था। इससे रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से रिलेटेड है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए? उसकी जो है सो उसके संस्थापक कौन हुए? तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। उसके बारे में हमने कवर किया हुआ था। दक्षिणापथ का बात किया जाए तो दक्षिणापथ का जो है सो राजधानी कहां है? सुवर्णगिरी है। और बात किया जाए पड़ासी यानी पूर्वी प्रांत का बात किया जाए, जिस तरह से उत्तरापथ का बात कर रहा था, तो पूर्वी प्रांत जो है कहां? यही हमारा बिहार में है। और ये पाटलिपुत्र जो बाद में जो है सो क्या हुआ? अब बात करेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो इसकी जो स्थापना का बात करेंगे दोस्तों तो ये उदयन ने की थी। किसने की थी? पाटलिपुत्र की बात कर, पाटलिपुत्र का जो स्थापना का बात करेगा दोस्तों तो ये इसकी स्थापना जो है सो उदयन ने की थी। यही वर्तमान समय में जो है सो क्या कहलाता है? पटना कहलाता है। पाटलिपुत्र ही क्या कहलाता है? पटना कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे इस टॉपिक में। आगे क्या है हमारा टॉपिक? अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। अब जो ये बात कर रहा है दोस्तों, शिलालेख की बात कर रहा है। जो सबसे देखिए पहले के बारे में अगर हमें कुछ जानना हो तो उसमें जो है सो शिलालेख, अभिलेख, इसी के बारे में, इसी से जो है सो उसको खुदाई जैसे जैसे हुआ उसके बारे में जो है सो हम पहले के बारे में जो है सो हम जानते गए। जैसे जैसे खुदाई हुआ वैसे वैसे हम क्या है इसके बारे में जानते गए। तो बात करते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय। जो ये अशोक शासक जो हुए थे उसके जो है सो शिलालेख और उसमें किस किस शिलालेख में उन्होंने क्या क्या निर्देश दिया हुआ था उसके बारे में है। किस किस विषय पर उन्होंने जो किस किस विषय के बारे में उन्होंने बताया था उसके बारे में है। तो बात करेंगे सबसे पहला क्या है? सबसे पहला शिलालेख है और उसके बाद है उसमें क्या क्या विषय दिया हुआ था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला शिलालेख में जो है दोस्तों इसमें क्वेश्चन इस तरीका से आता है कि पशु बलि की निंदा किस अशोक के किस शिलालेख में की गई थी। तो इसमें सीधा सीधा आपको अगर याद रहेगा तो सीधा सीधा आप आंसर मार सकते हैं क्या कि अशोक के जो है सो पहला शिलालेख था, उसी में जो है सो पशु बलि की निंदा किया गया था। फिर इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो है अशोक के किस शिलालेख में दिया गया है। तो ये जो है सो छठा शिलालेख में दिया गया है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब हम जो है इसको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। तो पहला में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है? पशु बलि की जो है सो निंदा की गई है। इसमें क्या किया गया है? पशु बलि की निंदा की गई है। बात करेंगे अगर दूसरा का तो इसमें क्या है? मनुष्य और पशु
मनुष्य और पशु दोनों का जो है सो चिकित्सा व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया है, मनुष्य और, पहला में पशु बलि की निंदा की गई है, दूसरा में क्या गया, मनुष्य और पशु दोनों का चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। बात करेगा तीसरा में, तो तीसरा में क्या है, राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है। उस समय जो राजकीय अधिकारी हुआ करते थे उसको आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत क्या हो, हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए, और इससे कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख है। हर 5वें वर्ष जो है सो धार्मिक ये क्या जाए, दौरा पर जाए, राज्य के दौरे पर जाए, और इसमें जो है सो कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। किसमें, तीसरा में। पहला में क्या है, पशु बलि का निंदा किया गया है, दूसरा में क्या है, मनुष्य और पशु दोनों का चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तीसरा में राज्य ये क्या कहते हैं, ये अधिकारियों को जो आदेश दिया जाता है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत जो है सो दौरे पर जाए, और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। बात करेगा चौथा, तो इसमें भेरी घोष की जगह जो है सो धम घोष की घोषणा किया गया है। इसमें क्या किया गया है दोस्तों, भेरी घोष की जगह, भेरी घोष की जगह क्या किया गया, धम घोष की घोषणा किया गया है। बात करेगा अगर पांचवा का, तो पांचवा में क्या है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी धर्म से रिलेटेड जो महामात्र हुआ करते थे उसके नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी नियुक्ति के लिए क्या क्या जो है सो प्रोसीड्योर होता था, क्या क्या तरीका अपनाया जाता था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। बात किया जाए आत्मनियंत्रण का, यानी आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आत्मनियंत्रण जो है सो अपने आप पर वो रखने का जो है सो नियंत्रण रखने का, सेल्फ कंट्रोल का बात किया जाए दोस्तों, यानी तो वो जो किस में दिया गया है, वो छठा शिलालेख में दिया गया है। और सातवां व आठवां दोनों कंबाइंड है। इसमें जो अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा शिलालेख का अगर बात किया जाए दोस्तों तो यही है, सातवां एवं आठवां है। इसमें जो है सो क्या है, अशोक के यात्राओं का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि नौवां शिलालेख है। नौवां शिलालेख में क्या दिया गया है कि सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है, सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किसमें किया गया है, नौवां में किया गया है। बात करें अगर दसवां में, तो दसवां में क्या है, इसमें जो अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी, अशोक ने इसमें क्या दिया है, आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो है हमेशा किसके बारे में सोचे, प्रजा के बारे में ही सोचे। किसके बारे में, अपने बारे में ज्यादा ना सोच करके प्रजा के बारे में ही सोचना है। आगे देखना है 11वां शिलालेख में क्या दिया गया है। इसमें जो है सो इसमें क्या दिया गया है, धम्म की व्याख्या किया गया है। किसमें, 11वां शिलालेख में जो है सो धम्म की व्याख्या किया गया है। 10वां में क्या किया गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो हमेशा किसके बारे में सोचेंगे, प्रजा के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है। बात किया जाए अगर 12वां का, तो इसमें क्या है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्र जो हुआ करती थी उसके बारे में, उसकी नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। स्त्रियों को जो है सम्मान कैसे देना है उसके बारे में बात किया गया है। 12वां में क्या है, स्त्रियों के बारे में दिया गया है। 13वां का बात किया जाए तो अशोक के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख का अगर बात किया जाए तो ये जो 13वां हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि कलिंग युद्ध जो हुआ था दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन, यानी कलिंग युद्ध में जो है सो खून की नदियां जो बही थी, यानी खून का जो इतना वो हुआ था, इतना खून की नदियां जो बही थी उसके बारे में बात कही गई। उसी को देख करके जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वहीं से जो है सो वो मार काट छोड़ करके अहिंसकवादी बन जाते हैं, अहिंसा के पुजारी बन जाते हैं। कौन, अशोक बन जाते हैं। इसी में जो है सो 5 यवन राजाओं का नाम का उल्लेख भी मिलता है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। तो अब जो है सो क्या है, हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का और वो जो है सो मारकाट करना छोड़ दिए थे, युद्ध करना छोड़ दिए थे। इसलिए ये जो 13वां शिलालेख का अगर बात किया जाए तो किससे है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात इसी में किया गया है। किसमें, 13वें शिलालेख में ही बात किया गया है। ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसी समय जो है सो अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया था और वो उन्होंने जो है सो मारकाट करना छोड़ दिया था, युद्ध करना छोड़ दिया था। बात किया जाए 14वां एवं अंतिम शिलालेख का बात किया जाए, कितने शिलालेख हुए, 14 शिलालेख हुए। तो उसमें क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए, अब जब जो खुद ये धार्मिक हो गए, खुद जब जो है सो मार काट करना छोड़ दिए, अहिंसकवादी बन गए, तब जो है सो अब क्या दे रहे हैं, जनता को भी कह रहे हैं कि भाई तुम लोग भी क्या करो, धार्मिक जीवन बिताओ, मार काट जो है सो नहीं करो, धर्म के रास्ते पर चलो। कौन, अशोक दे रहे हैं। सबसे लास्ट में जो है सो, क्योंकि 13वां में क्या हो रहा है, इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब ये जो युद्ध करना छोड़ दिए हैं तो अब खुद युद्ध करना छोड़ दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि जनता से जो कहेंगे कि तुम युद्ध करो, हम छोड़ दिए हैं, नहीं। वो जो है सो क्या कर रहे हैं, धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो है सो प्रेरित किया गया है। किसको, जनता को। आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे है अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, यानी अर्थशास्त्र जो है सो अब सबसे पहले जो पूछा जाए कि अर्थशास्त्र क्या हुआ था। अर्थशास्त्र उस समय से पुस्तक था और इसके जो रचयिता थे क्या थे, कौन थे, इसके जो अर्थशास्त्र के चाणक्य, क्या कौन कौन हुए, चाणक्य हुए, और इनको जो है सो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। तो इसके रचयिता कौन हुए, चाणक्य हुए। चाणक्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, गुरु सब कह सकते हैं उनको। ठीक है। तो इसमें जो मंत्री क्या होते थे, मंत्री किनको बोला जाता था, प्रधानमंत्री को बोला जाता था, यानी पीएम को जो है सो मंत्री बोला जाता था।
पुरोहित का बात किया जाए तो अभी जो हम लोग पंडित जी बोलते हैं वही हो गया पुरोहित, यानी धर्म एवं दान विभाग का प्रधान हुआ करता था। कौन हुआ करता था? पुरोहित हुआ करता था। सैन्य विभाग का प्रधान, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा इस टाइप से कि सैन्य विभाग का प्रधान जो है अर्थशास्त्र में वर्णित विषय के अनुसार जो है सो सैन्य विभाग का जो प्रधान कौन हुआ करता था? सेनापति हुआ करता था। युवराज किसको बोलते हैं? युवराज राजा का बेटा, यानी राजपुत्र को युवराज बोला जाता था। किसको? राजा का बेटा को ही युवराज बोला जाता था। क्या? युवराज बोला जाता था। राजकीय द्वार रक्षक, यानी राज के जो है सो द्वार रक्षक होते थे, जहां पर जो एंट्रेंस गेट होता था राज का, उसके द्वार रक्षक को क्या बोला जाता था? दौवारिक बोला जाता था। देखिए कुछ कुछ इसमें से मतलब आप याद नहीं भी करेंगे तो याद रह सकता है। जैसे राजपुत्र हो गया तो इसको युवराज बोला जाता था। अभी भी मतलब जो है सो राजा का बेटा जो होगा तो उसको युवराज ही बोला जाता है। तो अब तो राजा का जो शासन रहा नहीं, अब जो है सो प्रजा शासन आ गया है। चलिए आगे देखेंगे। अंतःपुर का अध्यक्ष, अंतःपुर का अध्यक्ष जो है सो क्या कहलाता था? अंतर्वेदिक कहलाता था। इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, अंतःपुर का अध्यक्ष अंतर्वेदिक। बात ये देखिए, ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले बार का। क्या है? आय का संग्रह करता, आय का जो संग्रह करता होता था वो जो है सो, और उसमें भी किस तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार जो है आय का संग्रहकर्ता कौन होता था? आय का संग्रहकर्ता कौन होता था? तो समाहर्ता होता था दोस्तों। कौन होता था? समाहर्ता होता था। आगे बात करेंगे राजकीय कोषाध्यक्ष कौन होता था? तो इसको जो है सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। राजकीय कोषाध्यक्ष जो है किसको? राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। कारागार का अध्यक्ष जो होता था, यानी जेल का जो अध्यक्ष होता था, उसको जो है जेल सुपरिटेंडेंट को क्या बोला जाता था? प्रशासता बोला जाता था। और कमिश्नर को जो है प्रदेष्टि बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्रदेष्टि बोला जाता था। चलिए इसमें हमने अभी 10 तक कवर किया हुआ है। सबसे पहले जो हमने कवर किया, मंत्री तो प्रधानमंत्री, पुरोहित तो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज तो राजपुत्र हो गया, दौवारिक राज के द्वार रक्षक को बोला जाता था, अंतर्वेदी का बात किया जाए तो अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, समाहर्ता का बात किया जाए तो आय का संग्रहकर्ता होता था, सन्निधाता का बात किया जाए तो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, और कारागार का अध्यक्ष का बात किया जाए तो प्रशासता होता था, और कमिश्नर प्रदेष्टि का अर्थ क्या होता था? प्रदेष्टि का मतलब क्या होता था? कमिश्नर। आगे चलिए इसी ये सीरीज में देखते हैं आगे। पौर, पौर क्या होता था? नगर कोतवाल। नगर का जो कोतवाल होता था दोस्तों उसको क्या बोला जाता था? पौर बोला जाता था। किसको? नगर का कोतवाल का। जो प्रमुख न्यायाधीश होते थे यानी जज होते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको जो है सो व्यवहारिक बोला जाता था। उनको क्या बोला जाता था? व्यवहारिक बोला जाता था। नगर रक्षा का अध्यक्ष, यह है नगर का कोतवाल तो पौर हो गया, और नगर रक्षा का अध्यक्ष कौन करेगा? तो नायक करेगा। मतलब कौन करेगा? नगर रक्षा का अध्यक्ष कौन करेगा? हीरो करेगा, यानी नायक करेगा। उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष कौन हुआ करता था दोस्तों? तो उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष जो है कर्मांतिक हुआ करता था, यानी जो काम करने वाला होता था उनको क्या बोलते थे? कर्मांतिक। कर्मांतिक। बात किया जाए अध्यक्ष का मतलब क्या होता था? अध्यक्ष का मतलब मंत्री परिषद होता था। मंत्री परिषद होता था। और मंत्री परिषद सीधे सीधे किसके प्रति समर्पित होता है? मंत्री परिषद लोकसभा के, अभी जो है लोकसभा के प्रति समर्पित होता है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद। बात किया जाएगा अभी का बात किया जाए तो सेना का जो सामान एकत्र करने वाला, सेना के जो सामान एकत्र करने वाला कौन हुआ करता था? दंडपाल हुआ करता था। कौन हुआ करता था? दंडपाल हुआ करता था। बात करें अगर दुर्ग रक्षक का, तो दुर्ग रक्षक जो है सो कौन हुआ करता था? दुर्गपाल हुआ करता था। सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल, दुर्ग रक्षक दुर्गपाल हो गया। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कौन हुआ? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल हुआ। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कौन हुआ? अंतपाल हुआ। चलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। इसमें भी पौर नगर कोतवाल हो गया। व्यवहारिक का अगर बात किया जाए दोस्तों तो प्रमुख न्यायाधीश हो गया। नायक का बात किया जाए तो नगर रक्षा का अध्यक्ष हो गया। कर्मांतिक का बात किया जाए उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता था। बात किया जाए मंत्री परिषद का तो वो अध्यक्ष हुआ करता था। दंडपाल का मतलब सेना का सामान एकत्र करने वाला क्या कहलाता था? दंडपाल कहलाता था। और दुर्ग रक्षक क्या कहलाता था? दुर्गपाल कहलाता था। और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक करने वाला, जो सीमा पर जो दुर्ग बनाया गया था उसको रक्षक करने वाला अंतपाल कहलाता था। चलिए इसमें हो गया यहीं तक। अब चलते हैं फिर जो है सो इसमें जो अभी तक जो है सो इसमें इतना हमने कवर कर लिया है। अब फिर नेक्स्ट जो फर्स्ट डिवीजन का सीरीज रहेगा उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए इस क्लास को।